मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो मैंने पहले एक राजस्थान की जितनी सभ्यताएं हैं उससे संबंधित एक थ्योरी की जो क्लास है वो ऑलरेडी ले लिए, और मैंने सुबह ही बोला था एक आपके सामने 50 MCQ का सेट एक अलग से कराऊंगा। क्या कराऊंगा इसी क्लास के अंदर आपके सामने, उसके बाद में 50 MCQ है उसका एक सेट अलग से कराऊंगा। तो उसका जो एक सेट है वो आपके सामने लेकर मैं आ गया हूँ। 50 MCQ है इस टॉपिक से संबंधित आपको देखूंगा। जो इनका जो लेवल होने वाला है वो आपका जो थ्योरी कराई उसका रिवीजन करवाने वाला हूँ। आगे एक 50 क्वेश्चनों का सेट अलग से लेके आऊंगा, उसके अंदर जो आजकल का जो पैटर्न चल रहा है ना कथन निष्कर्ष वाला, वो भी लेकर आऊंगा। जितने प्रश्न है सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, एक भी प्रश्न अलग से नहीं लेकर आया हूँ, एक एक प्रश्न पिछले सालों से आया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, लेकिन इससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और भाई अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दो। नया कंटेंट बनाना शुरू किया है, सभी बच्चे शेयर करो भाई। चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1952 में किसके द्वारा की गई थी? तो आप भी साथ के साथ अपने आंसर उनके टिक करते रहना। कालीबंगा सभ्यता ना उसकी खोज सबसे सर्वप्रथम 1952 में आपके सामने किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा आपके सामने की गई थी। देखो इनकी जो खोज है ना वो अमलानंद घोष के द्वारा आपके सामने कब की गई थी? 1952 में। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, भारत देश आज़ाद होने के बाद में आपके सामने इसकी खोज होना एक अलग चीज़ होता है। जैसे शुरुआत में आप क्या करते हो, जैसे कालीबंगा सभ्यता है तो ये सभ्यता थी, इस सभ्यता के शुरुआती जो आपके सामने खुदाई की तो कुछ चीज़ें मिली। उसके बाद में उस खुदाई को और नए अलग लेवल पे और ज़्यादा उसकी खुदाई करने का काम किसके द्वारा किया गया? बीके थापर के द्वारा और बीके लाल है उनके द्वारा किया गया। समझ में आ गया आपके सामने? तो इसमें अगर आपके सामने अमलानंद घोष है उन्होंने खोज की, और उसके बाद में बीके थापर और बीके लाल के द्वारा इसका विस्तृत खोज है वो की गई है। कालीबंगा सभ्यता की बात करूं मैं आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता है ये इसका जो बंगा शब्द है ना, कौन सा शब्द है? बंगा शब्द है। इसका अर्थ आपके सामने पंजाबी और जो सिंधी भाषा होती है, कौन सी भाषा होती है भाई? जो सिंधी भाषा होती है उसके अंदर इसका अर्थ क्या होता है? चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है? चूड़िया। तो कालीबंगा का अर्थ होता है आपके सामने काली चूड़िया। अब काली चूड़िया नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर आपके सामने जब इसकी खुदाई की गई तब काली चूड़िया है वो देखने को मिली थी, और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष वो की गई थी। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 2 की। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मैंने वही बताया है, जो बंगा शब्द है क्या है, यहाँ पर जो आपके सामने बंगा शब्द है इसका आपके सामने जो पंजाबी और सिंधी के सिंधी भाषा उसके अंदर अर्थ क्या होता है? चूड़िया। क्या होता है भाई आपके सामने? जो चूड़िया वो इसका अर्थ होता है। तो काली चूड़िया वो इसके नाम से जाना जाता है, और जो काली चूड़िया है इसकी खुदाई के अंदर मिली थी। किसकी बनी हुई थी? मिट्टी व टेराकोटा की। इसकी मिट्टी व टेराकोटा, टेराकोटा अगर मिट्टी नहीं लिखा हो तो टेराकोटा आपके सामने लिखा हो तो वो टिक आप कर देना भाई। तो यहाँ पे आपके सामने इसका सही अर्थ क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, कालीबंगा के अंदर बंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चूड़िया है। कौन सी भाषा में कहा जाता है बंगा को? पंजाबी व सिंधी भाषा में कहा जाता है। कौन सी मिट्टी की मिली है काली चूड़िया? पंजाब उसकी मिट्टी या टेराकोटा की मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आगे सारे प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करेंगे। मतलब अगर ये क्लास देख लोगे ना तो आपकी थ्योरी भी रिवाइज हो जाएगी, और अगर आप थ्योरी अगर नहीं लिख रखी है तो इन प्रश्नों से आप थ्योरी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट कवर भी हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इन MCQ को लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। चलिए, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में? तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया अच्छे से समझना। कालीबंगा वर्तमान समय में राजस्थान के किस जिले में? तो इस समय किस जिले में भाई? आपके सामने हनुमानगढ़ जिले में है। कौन सी जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। लेकिन हनुमानगढ़ जो जिला है उसका गठन कब हुआ था? 1994 को। कब हुआ था? 1994 को हनुमानगढ़ जिला उसका गठन देखने को मिला था। इससे पहले आपके सामने जब इसकी खुदाई हुई, कब? जब इसकी खोज आपके सामने 1952 में हुई थी, अमलानंद घोष ने तब इसकी खोज की थी। तब ये कहाँ थी? श्री गंगानगर जिले में थी। कब थी? कौन से जिले में थी? श्री गंगानगर जिले के अंदर आपके सामने पड़ती थी। समझ में आ गया? तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, कालीबंगा सभ्यता की जब खोज की गई थी तब वो कौन से जिले के अंदर पड़ती थी? तो किसके अंदर पड़ती थी? श्री गंगानगर के अंदर। लेकिन आज आपके सामने 2026 है, यह वीडियो आप जब भी देख रहे हो तब आपके सामने वर्तमान समय में पूर्ण रूप से हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। इसके साथ हमने एक प्रश्न और भी पूछा है,
क्या पढ़ा भाई आपके सामने कि जो हनुमानगढ़ जिला है उसका गठन कब हुआ? 1994 में। कब हुआ भाई? 1994 में। तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न वो करेक्ट हो गए। चलिए अगले वाला प्रश्न है, कालीबंगा स्थल किस प्राचीन नदी पर है? कौन सी प्राचीन नदी आपके सामने जिसके ऊपर आपके सामने ये जो शहर जो कालीबंगा सभ्यता वो बसी हुई है? तो देखो कोई भी सभ्यता होती थी, क्या होती थी? कोई भी जो सभ्यता होती है ना वो हमेशा कोई ना कोई नदी के किनारे बसी है। कहाँ पर बसी है? कोई ना कोई नदी के किनारे बसी है। क्यों भाई? एक छोटी सी चीज़ देखो, आप भी अगर कोई घर लेना चाहो तो एक जगह ऐसी है जहाँ पर सारे ऐशो आराम है लेकिन पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं है। और दूसरी जगह ऐसी है जहाँ पर पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो आप कहाँ पर रहोगे? पानी में, क्योंकि भाई इंसान को पीने के लिए पानी चाहिए, पहली ज़रूरत तो पानी होता है। तो इसीलिए जितनी सभ्यता हुई, चाहे हड़प्पा सभ्यता, चाहे कालीबंगा, लोथल, है ना आपके सामने, और जितनी भी सभ्यताएं सब नदियों किनारे हुई हैं। और ये सभ्यता किसकी नदी किनारे? घग्गर नदी या सरस्वती नदी। देखो क्या अगर सरस्वती नदी हो टिक तो ये भी कर देना, घग्गर नदी हो तो ये भी टिक कर देना। वर्तमान समय में घग्गर नदी है वो बहती है, पहले इस जगह पे सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी। लेकिन आज के समय तो क्या हो गया, जो सरस्वती नदी है ना, आज के समय तो जो सरस्वती नदी है वो तो गई है सूख। उसकी जगह कौन सी नदी बह रही है भाई? उसी जगह पे जो घग्गर नदी है वो आपके सामने बहती है। कौन सी नदी बहती है? हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी बहती है। तो ये भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया, कौन सी नदी हनुमानगढ़ जिले से बहती है? घग्गर नदी बहती है। इस नदी को किसके नाम से जाना जाता है? मर्त नदी। मर्त नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। मर्त नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? तो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। पहले यहाँ पर आपके सामने सरस्वती नदी बहती थी, उस नदी ने अब वो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, उसका अपना स्थान छोड़ दिया है। घग्गर नदी को मर्त नदी या नट नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत, मतलब आपके सामने जो खेतों की जुताई की गई उसके साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो कौन सी सभ्यता के अंदर मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। तो मैंने आपको पढ़ाया था जो कालीबंगा सभ्यता है जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर एक तो हल मिला। क्या मिला? हल मिला। ठीक है, लकड़ी की नालियाँ मिली। क्या मिली? लकड़ी की नालियाँ। लकड़ी की नालियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। साथ के साथ जो खेतों की जो जुताई की गई ना वो ग्रिड प्रणाली पे की गई है। किस पे की गई है? ग्रिड प्रणाली पे। ग्रिड प्रणाली क्या होती है आपके सामने? ग्रिड प्रणाली होती है ऐसे, ऐसे आपने खेतों को जोत रखा है। समझ में आ गया? ऐसे आपने खेतों को जोत रखा हो। समकोण पे जब आपके सामने किसी चीज को काटा जाता है तो उसको ग्रिड प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अच्छा, खेतों में क्या जोतने के साक्ष्य मिले हैं? सरसों और चना। क्या है? सरसों और चना। अच्छा, एक प्रश्न और बताऊं, जो चना है ना इसको पास पास उगाया गया था और सरसों को दूर दूर उगाई गई थी। अच्छा, एक प्रश्न यहां से एक और बनता है। क्या बनता है? कालीबंगा सभ्यता के अंदर कौन सी अनाज के अवशेष मिले हैं? क्या मिले हैं? कौन से अनाज के अवशेष मिले हैं? क्या मिले हैं? कौन से अनाज के अवशेष मिले हैं? तो कौन से के मिले हैं? गेहूं और जौ के। किसके मिले हैं? गेहूं प्लस जो हैं उनके अवशेष मिले हैं। समझ में आ गया? तो जुते हुए खेतों में आपके सामने सरसों और आपके सामने चना उगाया गया कालीबंगा में, और जब उनकी खुदाई की गई तो अवशेष मिला। मतलब क्या है भाई? गेहूं और जौ का भी दाना मिल गया एक दो। ठीक है, तो गेहूं और जौ के आपके सामने अवशेष भी मिले हैं। खेतों की जो जुताई की गई वो कौन सी प्रणाली पे? ग्रिड प्रणाली पे की गई। कौन सी पे की गई भाई? आपके सामने जो ग्रिड प्रणाली है उस पे आपके सामने इसकी क्या कही गई है? जो जुताई है वो की गई है। विश्व में सबसे पहले जुते हुए खेत यहाँ पर देखने को मिले हैं। कौन सी फसल को उगाया गया था? सरसों प्लस चना। क्या उगाया गया था? सरसों प्लस चना है वो उगाया गया था। तो बच्चों थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ और एमसीक्यू भी आपके क्लियर है वो अच्छे से करवा रहा हूँ। चलिए, कालीबंगा में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तो किसके मिले भाई? चना और सरसों, उसके साक्ष्य मिले। पिछले वाले प्रश्न में अच्छे से डिटेल में सारी चीजें समझा दी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, कालीबंगा में धार्मिक अनुष्ठान व अग्नि पूजा के साक्ष्य में कितनी अग्निवेदियां मिली? मतलब हवन कुंड मिले हैं। तो कितने हवन कुंड मिले हैं भाई? उसकी खुदाई की गई तब 7 हवन कुंड मिले। जब हवन की जाते हैं ना तो आपको पता भाई आपके सामने इस स्क्वायर टाइप का बनाया जाता है, उस वो मिले हैं। लेकिन ये जो मिले थे ना अग्निवेदियां, इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कालीबंगा में जो धार्मिक अनुष्ठान या अग्नि पूजा के लिए जो अग्निवेदियां मिली हैं उनका आकार कैसा है? क्या है? उनका आकार कैसा है? तो कैसा भाई उनका आकार? आयताकार।
कैसा है, आयताकार। आयताकार शेप के अंदर आपके सामने जो अग्निवेदियां हैं वो देखने को मिली है। क्या है, आयताकार शेप के अंदर अग्निवेदियां मतलब हवन कुंड वो देखने को मिला है। समझ में आ गया आपके सामने। और कौन से हिस्से में मिला है, जो कालीबंगा है ना, जैसे भाई ये अगर पूरी की पूरी कालीबंगा है सभ्यता का पूरी की पूरी जगह है, तो इसके दक्षिणी हिस्से में मिला है। कौन से में, दक्षिणी हिस्से के अंदर आपके सामने ये साक्ष्य मिले। आप कहोगे सर आप तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बेटा आज के समय डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि पेपर आप दोगे तब आपको पता चल जाएगा आजकल डिटेल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एक एक कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपकी तैयारी की गई हो तो आपकी और अच्छे से रिविजन हो जाए। कालीबंगा सभ्यता में मकान बनाने के लिए मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया गया था। देखो कालीबंगा जो सभ्यता ना, इसको अपन ग्रामीण सभ्यता भी बोल सकते हैं। कौन सी सभ्यता बोल सकते हैं, ग्रामीण सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता। देखो जो आपके सामने थोड़ा सा भाई राइटिंग को एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी राइटिंग खराब हो रखी है क्योंकि ये पेन टेप है ना, इसके ऊपर थोड़ा लिखने में दिक्कत आती है। धीरे धीरे इसमें भी सुधार कर लेंगे अपन। देखो कालीबंगा सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा है। कौन सी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का आपके सामने हिस्सा है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता रही है शहरी सभ्यता थी। कैसे सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो सर आप ये बताओ, आप हमें मतलब आप कहोगे बच्चों, आप कहोगे कि सर ये बताओ शहरी सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता में क्या अंतर था। शहरी सभ्यता वो सभ्यता होती है जहां पर आपके सामने मकानों का जो निर्माण किया गया वो पक्की ईंटों का था। किसका था, पक्की जो ईंट है ना उनसे घरों का निर्माण किया गया था। चाहे हड़प्पा हो गए चाहे मोहनजोदाड़ो हो गए, इनके घरों का निर्माण में पक्की ईंटें मिली। लेकिन जो कालीबंगा सभ्यता, हम इसको ग्रामीण सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। काफ़ी जो विशेष जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको क्या कहा आपके सामने, इन्होंने आपके सामने इसको दीनहीन बस्ती भी कहा है। क्या कहा है, दीनहीन। दीनहीन का क्या, गरीबों की बस्ती भी कहा है, दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। समझ में आ गया। तो ये भी अच्छे से समझ लेना कि भाई दीनहीन बस्ती किसको कहा गया था, कालीबंगा को। कालीबंगा कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्यों थी ग्रामीण सभ्यता, क्योंकि उसके अंदर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। समझ में आ गए सारे कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट हुआ। शहरी सभ्यता कौन सी होती है, ग्रामीण सभ्यता कौन सी होती है, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर दशरथ शर्मा है। कौन है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो पहली और दूसरी कौन है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये दोनों सभ्यताएं जुड़ी हुई, इनको राजधानियां कहा गया है ना। और तीसरी राजधानी के रूप में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा का नाम लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, कालीबंगा में मिला एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र थे, किस प्राचीन पद्धति के प्रमाण है। कौन सी प्राचीन पद्धति के आपके सामने प्रमाण देखने को मिलते हैं। देखो भाई, अगर कोई भी हड्डी मिले और उसके अंदर अगर चीर फाड़ की चीज देखने को मिले, तो आप एक बात बताओ भाई, आपकी हड्डी है ना, उसमें चीरा लगाया गया, तो चीरा कब लगाया जाएगा, कब लगेगा। क्या तो कोई चोट से लग सकता है, या फिर आपके सामने अगर चीरे को जोड़ा गया हो, ऐसा अगर कुछ देखने को मिलता है तो उसको ऑपरेशन करना बोलते हैं। भाई 2 हड्डी धारा है, ऑपरेशन करे जाए तो कोई हड्डियां जोड़ने को रहे, कोई करे जाना, है ना। तो जो हड्डियों को जोड़ना है ना, चीर फाड़ करना, आज के टाइम में जिसको सर्जरी कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, उसको हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है, शल्य चिकित्सा। क्या कहा जाता है, शल्य चिकित्सा। जो ऑपरेशन करना कहते हैं ना अपन, उसको ऑपरेशन करना हो गया, आपके सामने सर्जरी करना हो गया, उसको हिंदी भाषा में शल्य चिकित्सा कहा जाता है। तो कोई भी प्रश्न आ जाए, इतिहास में कोई भी प्रश्न आ जाए जहां पर कोई ऐसा कंकाल मिले जिसके अंदर चीर फाड़ की गई है, तो उसमें तुरंत आपको क्या कर लेना है, शल्य चिकित्सा को ऑप्शन टिक कर लेना। अब ये प्रश्न अगर बहुत डिटेल में आ गया तो कैसे पूछा जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो शल्य चिकित्सा की गई थी उसमें कौन सी बीमारी का इलाज किया गया था। तो कौन सी का किया गया था, हाइड्रोफेलस। कौन सी, हाइड्रोफेलस, जिसको मस्तिष्क शोध भी बोला जा सकता है। ये ऐसी बीमारी होती है जिससे इंसान के मस्तिष्क में, किसमें, आपके सामने जो मस्तिष्क होता है ना, उसके अंदर क्या पानी भर जाता है, क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। उस पानी को निकालने के लिए क्या जाता है, इसीलिए 6 छेद वो किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, भूकंप आने के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। तो कालीबंगा सभ्यता है, वहाँ पर ऐसा माना गया है कि वहाँ पर जो मकान थे ना, उनमें मकानों में दरार मिली।
क्या मिली, उनके मकानों में दरार मिली। तो ये पाया गया कि अगर दरार भाई मकानों में सामान्यतः कैसी आई होगी, कुछ ना भूकंप वगैरह आया होगा। तो लगभग आपके सामने 2600 ईसा पूर्व के आसपास, कब 2600 ईसा पूर्व के आसपास ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आपके सामने कोई ना कोई भूकंप वो आया होगा। अच्छा, ये प्रश्न ऐसे भी घुमाकर पता चलता है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर कि भूकंप आने के साक्ष्य मिलने के पीछे क्या कारण है। कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है भाई कालीबंगा सभ्यता के अंदर भूकंप आने के साक्ष्य मिले, निष्कर्ष में क्या दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर उनके मकानों में दरार मिली है। तो कथन भी सही है और निष्कर्ष भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, अच्छे प्रश्न आते हैं। वो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन खुदाई का जो कार्य 1961 से 1969 के किसके निर्देशन में हुआ। तो मैंने आपको पहले प्रश्न करा दिया था, बीके लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। और कमेंट बॉक्स में बताना इसकी सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, कालीबंगा सभ्यता के विकास के कितने चरणों में बांटा गया है। तो कितने चरणों में बांटा गया है, 5 चरणों में बांटा गया। अब अच्छे से समझो, देखो कालीबंगा सभ्यता जब इसकी खुदाई की गई ना, तो इसके 5 भाग मिले। जैसे ये भाई जमीन के 50 फीट में मिली, तो 10-10 फीट में बांट लो। उदाहरण दे रहा हूँ, एक्चुअलिटी में कोई कहानी नहीं है ऐसी, है ना। हो गए वैसे 1 2 3 4 5 6 एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं, है ना। ऐसे 5 भागों में बांटा गया। तो जो सबसे निचली जो खुदाई है ना, वो कौन से टाइम की है, पाक हड़प्पा सभ्यता। कौन से टाइम की है, पाक हड़प्पा सभ्यता के टाइम के। पाक हड़प्पा सभ्यता का अर्थ क्या होता है आपके सामने, ऐसा टाइम जो हड़प्पा से पहले का था, हड़प्पा सभ्यता से पहले का टाइम है। इसीलिए ग्रामीण सभ्यता भी है ये, समझ में आ गया। जो निचली 2 परतें थी, वो दोनों परतें हड़प्पा सभ्यता से पहले की थी। कच्ची ईंटें देखने को मिली, ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। और जो ऊपर की 3 परतें है ना, वो 3 परतें किसके हैं, आपके सामने हड़प्पा कालीन के हैं। आप कहो गुरुजी मार तो कि मी पल्ले कौन पड़े हो, अरे અહીંયા समझ में कोने। मान लिया घर है थारो, है ना, घर क्यों गो माटी में डूब गो, तो घर के जब खुदाई की गई ना, मान लो 5 मंजिल को घर हो के कहे हो, 5 मंजिल को घर हो। तो पहला मंजिल आपके सामने, पहली 2 मंजिल है ना, वह थारा दादा के द्वारा बनाई गई। क्या करी गई, दादा के द्वारा बनाई गई, मतलब पुरानो घर हो। कहे मेरे पट्टे हो, क्योंकि भाई जो घर बने हो ना, वो क्या कच्चो हो, कच्चो करो। तो आपके सामने भाई थारा दादा और टाइम में पक्का मकान बनाने की कोई सी टेक्नोलॉजी को नहीं, है ना। तो आपा क्या समझागा कि भैया तो उनका दादा बनाए दो। ऊपरला 3 आपके सामने क्या था, नया मकान है, तो क्या समझागा कि भाई उनका बेटा बनाया होगा या उनका पोता बनाया होगा। समझ में आ गया ना। तो आई जो निचली 2 परती वह कच्ची मिट्टी की बनी हुई, कच्ची मिट्टी का घर था, है ना। तो इससे क्या पकड़े गए कि ग्रामीण सभ्यता और हड़प्पा कालीन से पहले की, ऊपरली 3 हड़प्पा का टाइम की है। अरे इत तो दिमाग ने चालो तो पर्सन ने लिख लिया और 5 ऑप्शन में टिक मारे अगर ऑप्शन आ जाता। चलिए भाई, पहली जो सभ्यता थी उसका निचोड़ अपन ने निकाल के रख दिया है। अब दूसरी सभ्यता की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा में इससे बाहर तो कुछ आने से रहा, लगभग प्रश्न यहीं से बनेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और भी बता देता हूँ मैं, चलो। कालीबंगा के अंदर ऊँट की हड्डी भी मिली है भाई, क्या मिली है, ऊँट की हड्डी भी मिली है। एक्स्ट्रा पॉइंट लगाकर डाल देना ये वाला पॉइंट भी। चलिए, आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंदर है। तो आहड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले के अंदर है भाई आपके सामने, तो किस जिले के अंदर देखने को मिलती है आहड़ सभ्यता, देखने को मिलती है आपके सामने उदयपुर के अंदर। कहाँ पर देखने को मिलती है, उदयपुर के अंदर देखने को मिलती है। मैंने बताया था आपके सामने, अक्षय नाम के आपके सामने क्या है, एक दादाजी रहते हैं उदयपुर के अंदर, बहुत बड़ा सा घर है, तो वो वाली सभ्यता है। और अगर ऐसे भी याद ना हो तो आहड़ और उदयपुर दोनों आपके सामने सेम मिलता है। समझ में आ गया। इस सभ्यता का एक नाम और कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेवाड़ की प्राचीन, क्या कहा जाता है, मेवाड़ की प्राचीन सभ्यता का पालना, प्राचीन सभ्यता का पालना, पालनों को नहीं होगा, जुलाना टाबर ने जुलाया कि नहीं, वो यही कहेंगे। तो मेवाड़ की जो प्राचीन सभ्यता की पालना के नाम से इसको भी जाना जाता है। उदयपुर के किनारे ये पनपती है। चलिए, आहड़ सभ्यता किस नदी घाटी के अंतर्गत विकसित हुई। तो कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी और आड़ नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर करेक्ट होने वाला है। थोड़ा सा इसको 2 मिनट इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखो क्या होती है, जो सबसे पहले जो नदी है ना, जो आपके सामने आयड नदी है, वो आपके सामने नदी है, वो चलती है, ठीक है। जैसे वो नदी बहती हुई जो अपने उद्गम स्थल से आपके सामने उदय सागर झील में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, उदय सागर झील के अंदर गिरती है।
उदय सागर झील के अंदर आपके सामने गिरती है। और जैसे उदय सागर झील में गिरने के बाद में आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम क्या हो जाता है भाई, बेड़च नदी नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, बेड़च नदी आपके सामने इसका नाम हो जाता है। और आगे जाकर किस में मिल जाती है, बनास नदी में। कौन सी नदी में मिल जाती है भाई, बनास नदी में मिल जाती है। तो समझना, सबसे पहले जो आहड़ नदी है उससे निकलती है, फिर ये नदी उदय सागर झील में गिरती है और उसके बाद में उस नदी का नाम बेड़च नदी हो जाता है और फिर वह नदी बनास नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो इसको आहड़ सभ्यता, बेड़च नदी और बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। समझ में आ गया। आहड़ सभ्यता के प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो आहड़ सभ्यता ना उसको आपके सामने प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है, ताम्रवर्ती नदी, ताम्रवती नगरी। देखो इसके एक नाम नहीं थे, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अघाटपुर के नाम से, और आपके सामने इसको धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ताम्रवती नदी, ताम्रवती नगरी क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो तांबा होता है ना उसको पिघलाने की भट्टियाँ मिली हैं। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर तांबे को पिघलाकर है ना उसको बाहर बेचने का व्यापार किया जाता था। यहाँ पर तांबे के अलग अलग प्रकार के उपकरण भी मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। इसको ताम्रवती नदी के नाम से भी, नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, 10वीं व 11वीं शताब्दी के अंदर आहड़ सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे, तो स्थानीय लोग किसके नाम से जानते हैं इसको, धूलकोट के नाम से। किसके नाम से, धूलकोट के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, धूल का टीला। क्या होता है, धूल का टीला। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेड़च नदी होगी उसके जो आपके सामने जो टीला है ना उसके ऊपर आपके सामने ये जो पूरी सभ्यता बसी हुई है, इसीलिए 10वीं 11वीं शताब्दी के लोग इसको धूलकोट के नाम से जानते थे। समझ में आ गया। और इसका नाम अघाटपुर भी था। क्या था, अघाटपुर भी है, धूलकोट भी है और ताम्रवर्ती भी है। तीनों नाम इसके अच्छे से याद कर लें। ठीक है, धूलकोट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपके सामने स्थानीय लोग कहते थे, क्योंकि आपके सामने जो मिट्टी का टीले उसके ऊपर बनी हुई है। ताम्रवर्ती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि तांबे के गलाने के यहाँ पर साक्ष्य मिले, बटिया मिली है, तांबे के बहुत से उपकरण वो मिले हैं, और अघाटपुर भी इसको कहा जाता है। चलिए अगले वाला प्रश्न है, आहड़ के टीले में स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया आहड़ का जो टीला ना उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धूलकोट, जिसका अर्थ क्या था, मिट्टी का ढेर। ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला, पहले आपको बता दिया था। आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1993 में किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, सबसे पहले आपके सामने इसकी जो खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई भाई, अक्षय कीर्ति व्यास, उनके द्वारा इसकी खोज की गई। और आगे जाकर आपके सामने कौन कौन, आपके अगर रामचंद्र अग्रवाल, कौन आपके सामने भाई, रतन चंद्र अग्रवाल, ये नाम भी अच्छे से समझ लेना भाई, रतन चंद्र अग्रवाल प्लस आपके सामने हसमुख अग्रवाल है, उनके द्वारा इसका आगे की खुदाई है वो की गई थी। खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई, रतन चंद्र अग्रवाल और हसमुख अग्रवाल ने इसकी फिर से खुदाई की गई। हसमुख अग्रवाल है भाई आपके सामने पुणे के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, इन्होंने इसका बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, गुरुजी बोले हो खोज करनो और पाओ उनको फिर से उत्खनन करनो के है। मान ले कि कोई आदमी के करो, कोई खुदाई करी, ठीक है, तो उठे को 2 फुट कोई चीज़ निकल गई, तो क्या हो, बाव की खोज होगी। अब कोई आदमी पूछो, बोले मैं तो पर खूब रिसर्च करूँगा और वो जो खुदाई करे उठूँ और सभ्यता आपको ज्ञान करो, बा उन विस्तृत उत्खनन करो जाए बोकी के द्वारा कराया गया था आपके सामने, जो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा और हसमुख अग्रवाल के द्वारा किया गया था आहड़ सभ्यता का। आहड़ सभ्यता मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है, किस काल से, ताम्र पाषाण युग से। तो मैंने आपको बार बार बताया कि यहाँ के जो लोग थे ना वहाँ पर क्या मिला आपके सामने, तांबे के गलाने की बटिया मिली है। तो तांबे की गलाने की बटिया मिली है, इसका मतलब क्या, उनको तांबे को ज्ञान था। तो तांबे का जिनको ज्ञान होता है वो ताम्र सभ्यता से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित, ताम्र सभ्यता से संबंधित होते हैं। लेकिन इसके आगे तो सर पाषाण भी जुड़ा हुआ है, और पाषाण का अर्थ क्या होता है भाई आपके सामने, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर। अब पत्थर आपके सामने, पत्थर है ना, यहाँ पर सिर्फ तांबे के गलाने की बटिया नहीं मिले, उसके अलावा आपके सामने छोटे छोटे पत्थर भी मिले हैं। इसीलिए यह माना जाता था कि आपके लोगों को तांबे का भी ज्ञान था और पत्थरों का भी प्रयोग लेते थे, इसलिए इसको ताम्र पाषाण
युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अन्य युग है जैसे कांस्य युग, जहाँ के लोगों को कांस्य का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, वो कांस्य युग की सभ्यताएं हैं। लोहा युग, जब लोगों को लोहे का ज्ञान हो गया था। पाषाण युग, सबसे प्राचीन काल, जब लोगों को सिर्फ पत्थर का ज्ञान था और किसी चीज का ज्ञान नहीं था। ठीक है ना। आर्य सभ्यता के लोग किस बर्तन या मर्द भांडों का प्रयोग करते थे? मैंने बताया था आपके सामने कैसे मिट्टी के बर्तन होते थे। लाल व काले रंग के मर्द भांड हुआ करते थे। कैसे? लाल व काले कलर के मर्द भांड होते थे, जहाँ पर खाना बनाने के लिए प्रयोग करते थे, या फिर आपके सामने उनको अपना जो चीज़ें होती हैं उनको स्टोर करने के लिए प्रयोग करते थे। और इनको किसके नाम से जाना जाता है? इनको आपके सामने जाना जाता है गोरे व काठे के नाम से। किसके नाम से? ये जो ये मर्द भांड है ना लाल व काले कलर के, इनको गोरे प्लस काठे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोरे व काठे के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः यहाँ पे जो अनाज वगैरह उसको स्टोर किया जाता था। उल्टी तपाई विधि भी देखने को मिलती है, मतलब उनको तपाने की जो उल्टी तपाई विधि है वो देखने को मिलती है। उल्टी तपाई विधि है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? गोरे व काठे उनको नाम से जाना जाता है। चलिए, आर्य सभ्यता में तांबे को गलाने की भट्टियों में 6 तांबे के सिक्के मिले हैं। एक सिक्के पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र, ये किस ओर का संकेत है? तो सबसे पहले भाई आपको ये समझना है गुरुजी वो क्यों अपोलो और के सिक्का मिले? भाई 6 तांबा का सिक्का मिला, तो वो 6 तांबा का सिक्का में एक क्यों हो? एक जो तांबा को जो सिक्को ना उठे को जो कोई आपका सामने यूनान को कोई देवता अपोलो उनको चित्र मिले, तो एक अर्थ के कि भाई क्यों मिले? अभी थे एक बात बताओ कि भारत में आपके सामने कोई आदमी के घर की तलाशी ली जा रही है, डॉलर मिले, तो अर्थ के वो डॉलर में कमा रहे है ना, कोई विदेश में रह रहे, तो एक अर्थ के भाई उठेगा लोगों के साथ जाओ। आर्य सभ्यता का लोग है भाई यूनान का लोगों के साथ क्या कराया करता? व्यापार कराया करता। क्या कराया करता भाई? आपके सामने व्यापार है वो करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। समझ में आ गया? अगला, एक घर में एक से अधिक संयुक्त चूल्हे, एक बड़े चूल्हे में मानव हथेली के निशान किस सभ्यता के में मिले हैं जो संयुक्त परिवार की प्रणाली को दिखाता है? मतलब एक जो यह सभ्यता हुई, आर्य सभ्यता हुई, यही सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट होगो। उरे क्यों हो आपके सामने एक घराना कम से कम 4 या 6 चूल्हा, 6 चूल्हे आपके सामने देखने को मिले थे। और चूल्हे आपके सामने एक जगह ही थे, हमारे घर मिले इस सभ्यता के अंदर जटे के था 6 चूल्हा था, ये था 6 चूल्हे हुए थे। और 6 चूल्हे आपके सामने, उनके ऊपर एक मानव हथेली, मतलब कोई हाथ भी छपेड़ो, तो को अर्थ क्या होगा कि वो भाई सारा 6 लोगों को घर एक साथ ही रिया कर दो। और ये कट्ठे कौन सी सभ्यता में ये सब देखने मिले? आर्य सभ्यता में देखने मिले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होगा। चलिए, आर्य सभ्यता में उत्खनन के में बिना हत्थे के छोटे जलपात्र, बिना अंडल वाले जग मिले। ये जलपात्र कहाँ मिलते हैं? मतलब एक अया को आपके सामने जग मिले है, के मिले है, एक आपके सामने एक अया को जग मिले जिका कोई के को नहीं भाई आफरला जगह का, तो के रहे आपके सामने आपला घरा जो जग मिले ना उन जगह का हमेशा के मिलेगो एक अंडल मिलेगो। लेकिन जो उरा आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का अंदर आपके सामने अया को जग मिले जिका एंडल को नहीं। तो अया को जग कट्ठे मिला आपके सामने? अया को जग मिला आपके सामने ईरान या फारस में। ईरान या जो फारस की सभ्यता ना, कौन सी? ईरान व जो फारस की सभ्यता है, फारस की जो सभ्यता होती है ना, वो वहाँ पर आपके सामने ऐसा जो बर्तन है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता देखने मिले। अब थे कहो गुरु जी मानने के बेरो पट्टे मड़ो उठे मिले, तो उठे की जो खुदाई करी गई ना ईरान सभ्यता की, तो उठे ऐ का जग मिला करता। अब ईरान वाला क्या करे भाई, वो तांबो लेना आया होगा। अब तांबा लेना आएगा तो अपने साथ कोई के तो भाई पहले क्या कर, तो लेन देन पिसा को नहीं अगर तो पिसा तो होता है कौन पहले, है ना। तो कोई आदमी पहले क्या करता भाई, तम अगर कोई आदमी का रुपया नहीं रहता, सिक्का नहीं रहता, तो वो आपकी कोई वस्तु उन्हें दे देता और बहु का बदला चीज दे देता। तो तांबा का बदला कोई आदमी जग दियो गो या फिर भूल गो जना उठे जो आर्य सभ्यता वो जग मिले है। इसको अर्थ यह है कि जो आर्य सभ्यता का लोग है वह ईरान तक आपके सामने अपना व्यापार है वह क्या करता, नहीं तो कि आलू खुद ना हुआ ईरान वाला। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए वो एकदम करेक्ट होने वाला है। आर्य सभ्यता में प्राप्त मिट्टी में बने बैल की मूर्ति को पुरातत्वविदों ने किसका नाम दिया है? किसका नाम दिया भाई? आपके सामने आर्य सभ्यता की खुदाई करी ना, तब एक बैल मिलो, क्या मिलो? एक बैल की जो आपके सामने जो मूर्ति है वो देखने को मिलता है। तो इसका नाम क्या दिया गया? बनासियन बुल। क्या नाम दिया गया? बनासियन बुल। अब बनासियन बुल क्यों नाम दिया गया?
बनासियन बुल है वो नाम दिया गया है। क्यों दिया गया बनासियन बुल? इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि बनास नदी का किनारा या सभ्यता है। बायोजुल बुल है, बुल मतलब बैल। यो बैल है ना, बैल, यो बैल कौन सी सभ्यता मिलो? आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता कटे बसी हुई है? बनास नदी किनारे। इकले को नाम बनासियन बुल का नामो काट दियो। समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट होने वाला है। चलिए, तो कालीबंगा पढ़ा दिया आपके सामने, आहड़ सभ्यता वो उसको पढ़ा दिया।